वेलकम बैक नाजरीन। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट में। जब एक्सपोर्ट्स की बात करती है तो हमारी वीट, हमारे राइस ये एक्सपोर्ट करता रहे पाकिस्तान एंड वी मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। खालिद बाट साहब, सॉरी सबसे पहले तो माजरत, आपको टाइम पिछले सेगमेंट में कम मिला। सर अब जरा डिटेल से मुझे समझाइएगा कि इन हालातों वाक़यात में ज़िम्मेदारों की जो ज़बूहाली का जो शिकार हैं हम सब, हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, क्या करेगा ज़िम्मेदार? जैसे आपने कहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है उसमें अब डीएपी का जो रेट है वो है 1000 से भी कम, और मेरा जो डीएपी का रेट है इस टाइम वो 5000 से ऊपर है, यूरिया का सॉरी। और डीएपी जो उनकी 2000 से कम है, और मेरी जो हमारी डीएपी है वो 16000 के करीब है इस टाइम, 14 से 16000 के करीब। हम अब ये बताएं कि अब राइस जो है, अब हमारा जो राइस है पिछले साल हमने राइस बहुत हमारा गया और बड़ा कामयाब हमने मार्केट में किया। उसके बाद हमारे पास जो राइस का सीड आया वो इतना नाकस था, तो हम कैसे मार्केट को उनका मुकाबला कर सकते हैं कि वो 1000 रुपए में यूरिया खरीद रहे हैं, हम 5000 में यूरिया खरीद रहे हैं, वो डीएपी 2000 में खरीद रहे हैं, मैं 14000 में खरीद रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ जुल्म ये है कि जो मेरा यूनिट है वो इस टाइम 60 से 70 रुपए का मैं यूनिट खरीद के अपना ट्यूबवेल चला रहा हूं या टर्बाइन चला रहा हूं, वहां वो यूनिट 5 से 7 रुपए के करीब है। और कहीं तो ऐसी भी जगह इंडिया में जिले हैं जहां पे उन्होंने बिजली फ्री दी हुई है। इसी तरह उनका डीजल जो है, डीजल पे उन्होंने सब्सिडी दी हुई है। फिर उनकी जो मार्केट का रेट, जो अखराजात निकालने के बाद गवर्नमेंट उनसे फसलें खरीदती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती आप ये देखें कि गवर्नमेंट पंजाब ने कहा कि मैंने, मरीम सीएम पंजाब साहबा ने कहा कि मैंने आटा सस्ता दे दिया। कैसे आटा सस्ता दिया कि 2.5 से 3 खरब रुपए गरीब किसानों को लूट के उनका पेट काट के अब वो कहती है कि मैं गरीब शहरियों को आटा सस्ता दे रहा हूं। हम कब कहते हैं कि गरीबों को आटा सस्ता ना मिले? लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि एक गरीब को आप मार के दूसरे गरीब को खुश कर दो। अगर आपने गरीबों को आटा सस्ता देना ही था तो आप अपने पैसों से आटा सस्ता दे देती। आपने खरबों रुपए गरीब किसान का जो उसको नुकसान किया। आप यकीन करें, एक फसल अगर नुकसान होती है किसान की तो अगली 3 फसलों तक भी वो खड़ा नहीं हो पाता। अपने पैसों से इंपोर्ट करेगी ना हुकूमत, अपने पैसे तो बाहर जाएंगे, डॉलर जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे ना, बीट आपको क्यों देंगे हम? आप देखें ना, अब यही है कि गंदम आप बाहर से मंगवाएंगे, 3 से 4 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर की गंदम है। काटन का तो खुद कह रहे हैं कि 2 अरब डॉलर की हम मंगवाएंगे। तो मैं ये हैरान हूं कि ये 1 अरब के लिए आईएमएफ से तरसते हैं, और यहाँ 6-6, 7-7 अरब डॉलर की चीजें, वो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, जो पाकिस्तान को कहते हैं कि 70% हमारा मुल्क ज़राअत से जुड़ा हुआ है। मैं हैरान हूं कि मैं अभी गाँव में था, आप यकीन करें कि इतना जुल्म था कि बच्चों ने, किसानों के बच्चे ना कपड़ों ले सके ना ईद कर सके। जुल्म इतना था कि आप देख नहीं सकते। गांव के जाके देखे, अभी 50 डिग्री जनूबी पंजाब में गर्मी है, नहरें खुश्क पड़ी हैं। कहते हैं काटन कैसे पैदावार होगी, हमारे पास तो नहरी पानी नहीं है। और मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट, आप जैसे आप कह रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि एग्रीकल्चर पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर लाएंगे और किसानों के जो 2 साल में नुकसानात हुए हैं तो वो उसका कोई इजाला करेंगे। लेकिन मैंने तो अभी बजट जो देखा है उसमें कोई खास ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ 137 अरब रुपए उन्होंने जो अभी वसाइल डैम के लिए रखा हुआ है, चलो वो एक खुशाइन बात है। लेकिन बाकी आपके पास फेडरल का जो है डिपार्टमेंट सीड है, आप सिर्फ सीड पे काम कर लें तो रिसर्च पे बहुत काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट रिसर्च पे कर लें। एक चीज मैं आपको गवर्नमेंट को बता दूं ना, तो आपको इंडस्ट्री बचा सकती है, वो बिजली आपकी महंगी है। सिर्फ अगर इस मुल्क में आप देखें, पिछले हमारा किन्नू पूरी दुनिया में जाता था और जरा मुबादला की सूरत में, डॉलरों की सूरत में हम लेके आते थे। पिछली साल आपको पता है कि किन्नू में भी हम फेल हुए, क्योंकि जो उसको बीमारी लगी हमारी फसल को, उसकी जो स्प्रे थी वो इतनी नाकस थी कि वो उसको हम उस क्वालिटी का किन्नू नहीं आगे चलना है। लेकिन एक काम आप मेरी रिक्वेस्ट पे कीजिएगा, आप जरा अपनी मैंगो इंडस्ट्री को भी देखिएगा, मैंगो एक्सपोर्ट्स को भी देखिएगा, उसके ऊपर भी अपडेट दीजिए, वहां पर भी प्रॉब्लम्स है इस दफा कोई। अभी देखें ना जी, अब हमारा ये, अब देखें कि अभी आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तब्दीलियां आई हैं उसमें जो अंधेरी, जो हमारे जखड़ और जो तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे
तैयार फसलें हमारी गिर गई हैं और उस पर कोई रिसर्च नहीं, और उसमें भी फल जो था वो फल जिस तरह पिछले साल का आम था वो नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट उसको कबूल ही नहीं कर रही वो कि जैसे पहला आम था वो आम मेरे पास कुछ इन्फो उसकी है, प्लीज आप उस पर चेक भी कीजिएगा। मीन डेज टू कम आपको दोबारा उस पर शो में लेंगे, जरा चेक कीजिएगा कि उसके ऊपर कोई ना ये लीगैलिटी और कुछ एक्सपोर्ट्स में कोई अफसरान का मामला, कुछ ट्रांसफर्स हुए हैं, कुछ चल रहा है, उसका आप जरा डिटेल में चेक कर लीजिएगा। मुझे जरा आगे वापिस आ रहा हूं मैं आपकी तरफ। तैमूर साहब, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने आज देखी, ई कॉमर्स 18% कोरियर पार्सल डिजिटल सर्विस पे टैक्स होगा, और ये कोरियर सर्विसेज जो हैं ये टैक्स इस पे इकट्ठा किया करेंगी। पूरी दुनिया ई कॉमर्स को इनकरेज कर रही है कि पूरी इकोनॉमी ही ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है अब दुनिया की। हम इसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ये डेस्परेट है। देखिए, एक तरफ आईएमएफ आपको कंस्ट्रेन कर रहा है जी कि आप टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा करें, और जो तबके टैक्स नहीं देते उनको ये कर नहीं सकते। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने तकरीबन टैक्स पेयर्स हैं? अगर मैं जो है वो डेटा देख लूं जी, 25 करोड़ में है 28 लाख माशाल्लाह, जो नॉन जीरो फाइल करते हैं। आपको पता है इंडिया में कितने टैक्स पेयर्स हैं? इंडिया की 6 गुना पाकिस्तान की आबादी है ना। जी जी, तो अगर पाकिस्तान में 28 लाख है तो 28 लाख सवा तो करोड़, ज़रबे जो है सवा वो करोड़, पेड 1.5 कर करोड़। दें, 1.5 करोड़। जी, इंडिया में 8 करोड़ टैक्स पेयर्स हाँ, 8 करोड़। इसीलिए तो अगर आप देख लें कि उनके स्टेट के पास पैसा है कि वो खर्च करें। मैं यही कह रहा हूं, हमें सब्सटैंशियल प्रोग्रेस चाहिए। मैं अभी देख रहा था, देखिए मुख्तलिफ तरीके आप उनसे डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी है वो लाइसेंस राज इकोनॉमी मानी जाती थी, और उनकी ग्रोथ को हमारे इकोनॉमिस्ट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, क्योंकि 1947 से लेके तकरीबन 1990 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ने इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया था। जब मनमोहन सिंह वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर था, एक दिन उनको सोना भी गिरवी रखना पड़ा कि उनका पता नहीं कौन सा आईएमएफ प्रोग्राम था। उन्होंने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वो 30 साल नहीं रुके, लेकिन बड़े स्टेप्स लिए। इंडिया में कोई फॉरेन ब्रांड नहीं होती थी, वो जो आप फिल्मों में देखते थे वो उनकी एक वो हिंदुस्तान एम्बेसडर या पत्नी वो 1940 मॉडल की एक गाड़ी जो है वो फिरती थी उनके फिल्मों में, तो ठीक है, वो उन्होंने सब कुछ जो है वो खोला, बोल्ड स्टेप्स लिए। आईएमएफ के कहने पे तो नहीं लिए ना। 30 साल बाद वही इंडिया जहां पे लोगों की आमदन पाकिस्तान से आधी होती थी, वहां भी पाकिस्तान से 70% ज्यादा। ये जो टैक्स ज्यादा करने का या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने का तरीका होता है, आप बड़े मुल्क भी ले लें। यूके में सबसे ज्यादा टैक्स रेट जो है वो मार्गरेट थैचर के आने तक 83% होता था। मार्गरेट, और आप देखें यूके में उन्होंने लोगों को जो है वो कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ज्यादा करें। यूके जैसे मुल्क में जहां पे वो आपको एनएचएस से सारी हेल्थ केयर मुफ्त देता है, स्कूलिंग मुफ्त देता है, सड़कों पे इन्वेस्ट करता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करता है, उन्होंने 3 साल में टैक्स रेट जो मैक्सिमम था 83% से कम करके 40% कर दिया। मिनिमम टैक्स रेट 35% से 25% कर दिया। मैं यहां पाकिस्तान में आज 50% टैक्स दे रहा हूं, यूके में 40% है। मुझे 50% का क्या मिल रहा है? इस माहौल में जो आपके सारे लोग हैं वो अपना पैसा बाहर निकालते हैं। अब देखिए, ज़राअत में वैसे ही पैसे आराम से नहीं बनते। हमारा एक जो है वो ज़राई बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाया है, मैं उसके हक में हूं एक्चुअली कि उसका एक निजाम बन जाए, लेकिन बगैर सोचे जब आप आईएमएफ के कहने पे जो है वो करेंगे, आईएमएफ आपसे रिजल्ट मांगता है तो आप एग्रीकल्चर का सेक्टर भी मजीद तबाह कर देंगे, और आप जो है वो अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी जो है वो फॉरगो कर देंगे। हाँ, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि इस बजट से आगे हम क्या जाएंगे, कि जो मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, जो नौजवान है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से निकलता है, जिसने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना है, कि वो अपना पाकिस्तान के अंदर क्या मुस्तकबिल देखे। सर, इसमें एक बड़ा अच्छा जुमला मैं आपको सुना के, तैमूर साहब आपको सुना के आगे जा रहा हूं हनीफ साहब की तरफ। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी कुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में खदशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से जायद आमदनी वाले अफराद पर
आयत सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज है। मतलब वी अंडरस्टैंड एंड वी डू नो दैट कि ब्रेन ड्रेन है हनीफ साहब, ब्रेन ड्रेन है, और सर रोकने के लिए हमने सरचार्ज जो है उसमें 1% कमी भी कर दी है। मैं एक और सवाल करता हूं, इन्होंने सारा क्रेडिट अपने ऊपर लिया, ये नहीं देखे कि इनके इंपोर्ट्स क्यों गिरी थी। इंपोर्ट इसलिए गिरी थी कि ऑयल की प्राइसेस गिर गई थी। इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की थी। हाँ, एक बात है कि इन्होंने कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में रुकावट नहीं रखी, इंपोर्ट्स हो रहा है, डिविडेंड पे हो रहे हैं, लेकिन ये कब तक। और एक बात और मैं आपसे कहूं कि ये जो हमारी बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इस पे अचानक माइनस से ग्रोथ दिखा दी है। और उसके लिए पूरे बजट में आपने सुना होगा कि कहीं पे भी कोई मेजर्स इसके बारे में बयान किया कि किस तरीके से ये होगा, नहीं होगा। बस एक सोलर को लेके बैठ गए कि हम इसको डोमेस्टिक प्रोड्यूस करेंगे, अब इंपोर्ट का 18% डालेंगे, इसमें किसी का किसी का फायदा होगा। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू। आप मुझे बताइए, ये इंडिविजुअली कब तक ये चीजें देखते रहेंगे। और जो बिजनेस तबके की बहुत बड़ी डिमांड थी कि अगर 15 करोड़ की आपकी रेवेन्यू होता है तो आप पे 1% सरचार्ज किया, उसको 0.5% कर दिया, ठीक है। जो मराद दी है वो ना देने के बराबर दी है। और अब ये जो लोग सुनेंगे कि यान के ऊपर, इंपोर्टेड यान के ऊपर इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स लगा लिया, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। उनसे तो कुछ पूछा नहीं। आप देखिएगा कल से बहुत ह्यू एंड क्राई शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल काउंटिंग बजट है, इसमें नंबर बढ़ाने की कोशिश की गई है। और सिंस दे आर पासिंग थ्रू अ प्रेशर कि IMF इनसे कहता है कि टैक्स कलेक्टर हो, टैक्स कलेक्टर। आपको मालूम है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज बात हुई इसी पे बजट के दौरान कि भाई इनको ये टैक्स कितना मिला जब इन्होंने नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, 2 एरिया है ना नॉन डॉक्यूमेंटेड। एक तो ये है कि हमारी ट्रेड है जिसका मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा हद तक प्यार करती है। यार 40 बिलियन जस्ट 40 मिलियन सिर्फ इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो ये भी नहीं हुआ, तो क्या नेक्स्ट ईयर सारे जमात नमाज पढ़ने लग जाएंगे कि इनको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस पे जितना भी रखा है ना, मैं आपसे यकीन से कहता हूँ आम आवाम पे बोझ बहुत बढ़ जाएगा। एंड आई डू नॉट सी इन द इंटायर डॉक्यूमेंट। चलो मुझे ये बताइए, जो नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाने के लिए कहीं आपने देखा डेप्रिसिएशन अलाउंस दिया हो, इन्वेस्टमेंट के कोई 20% दिया हो। पहले हमेशा हमारे ये नंबर्स होते थे कि भाई हम ये फाइनेंशियल मराद दे रहे हैं। इस वक्त तो इस चीजों का कोई जिक्र ही नहीं, बस सीधा सीधा एक बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश की गई है। अब बहुत से लोगों को देखेगा जो स्टडी करेंगे, कल पता चलेगा। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा लोगों की खफगी का इनको महसूस करना पड़ेगा कि लोग खुश नहीं। बट आई डोंट नो वेदर स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग टू गो हाई और लो, क्योंकि वो भी अब इन्हीं के कंट्रोल में है। जिस तरीके से चाहते हैं कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बॉस कि ये बजट कोई हाल में भी, हालांकि इंडिकेशन अच्छे पॉजिटिव थे, इससे ये वन टाइम फायदा उठा सकते थे। अगर ये लोगों से ज्यादा टैक्स भी मांगते तो लोग देते, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता। हनीफ साहब अब बस कर दें, अब बस होगी हमारी टैक्स दे देंगे सर, यकीन माने सबसे ज्यादा तो सैलरी क्लास दे रही है ना। अब सर हिम्मत नहीं रहेगी और हिम्मत नहीं है कि फर्दर इससे बोझ उठाया जाए। खालिद भाई जाते जाते मुझे ये बताइए, कोई सजेशंस हैं आपकी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर की जो गवर्नमेंट तक अगर हमारी आवाज पहुंचे तो? देखिए, हमारी तो एक ही अपील है कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। सिर्फ हमारी जो फसलों का रेट है, जो हमारी कास्ट आती है, खुदा के वास्ते वो गवर्नमेंट हमें रेट दे दे। हम कोई इनसे डिमांड नहीं करते, सिर्फ जो हमारी फसलों के रेट आते हैं उसी से हमारी फसलें खरीद लें। और जो खासकर हमारे इश्यूज हैं नहरी निज़ाम का, पानी का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस हवाले से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये नहरी निज़ाम का कोई दुरुस्तगी की जाए और सोलर जो सब्सिडी दे के किसानों को दिया जाए, क्योंकि अब तो बिजली का यूनिट इतना महंगा हो जाएगा कि किसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और दूसरा जो इन्होंने दूसरा डीजल पे या पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाया है, तो उसमें भी
किसान इफेक्टिव होगा। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि एक तो सारे ट्यूबवेल जो बिजली पे उनको गवर्नमेंट कोई, अभी तो हमें बजट तो खत्म हो गया, बजट में तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो कहां देंगे। तो हम अपील ही कर सकते हैं कि किसानों के लिए जो जुल्म है सिर्फ वो बंद कर दें छुरी और जरा अपनी तेज मर्जी का इस्तेमाल जो हमारा करो, रेट करना बनता तो है है ही खालिद भी, बॉटम लाइन इसके छुरी जरा तेज इस्तेमाल करो, करना तो आपने है ही है, जो लेकिन कम से कम हमें दर्द कम हो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, आपका शुक्रिया, तैमूर झगड़ा साहब आपका शुक्रिया। जाते जाते नाज़रीन कहानी यही है कि अभी तो नंबर्स की गेम है, कल इसको डिटेल में जब तक डॉक्यूमेंट पढ़ के, और जिस तरह अनीफ साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जिन्होंने इंपोर्ट पे चलना होता है, जो इंपोर्ट करके जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपना कारोबार चला रहे हैं, कल को देखिए इन डेज टू कम वो जो डेवलपमेंट्स होंगी वो इंटरेस्टिंग होंगी कि हाउ दे गोना इंपोर्ट, और फिर जो उन्हें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना है। लेट्स सी हाउ इट गोज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।